और इस यूनिट का एक टफ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। थोड़ी सी दिक्कत, पुरानी बातें याद आनी है आपको। पुरानी मतलब जैसे 12th क्लास में जो आप पढ़ चुके हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा है। या तो सिंपल सी बात है, कौन पढ़ेगा, मैं भी होता नहीं पढ़ता। तो वो सारी चीजें यूज होंगी, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा लगता है अरे यार ये तो टफ फंस गया क्वेश्चन। मैंने बताया था उसको 2 मिनट में, जो बच्चे डाउट में थे ना कि जिसको जो चीज समझ में नहीं आई वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने बता दिया था। फिर बच्चों मैंने बताया था कि cos थीटा जो होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 ml इक्वल टू एल cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। cos थीटा की जगह -1 रखो तो ml आ जाएगा आपका माइनस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम के बीच में होती है। तो ml आपका -L से +L के बीच में होता है। ये मैंने बता दिया था। अब बात क्या है, मैंने जो नोट्स होती है ml की जो पॉसिबल वैल्यू है, मतलब जो संभव मान है, वो ml बराबर होती है 2l+1। ठीक है। l की जगह 1 रखूंगा तो बच्चों ml इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। ml इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। रखो आप, क्या रखना जरा। -3 -2 -1 0 1 2 3। नहीं 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 नहीं, एल की जगह क्या रखना है, अच्छा ये ml आ होगा सर। जाएगा माइनस है। ml की वैल्यू आ गई -1 0 और 1। क्या आ गया, इसके ओरिएंटेशन को सॉरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं करना। ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट, एल कितना है 1, एल कितना है 1, उस पर ml कितना कितना आया है, ml आया है आप पर 1। तो मान लो -1 को आपने इधर ले लिया, -1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। आपकी मर्जी है, -1 ऊपर लेना है ऊपर ले लो, 0 पे उधर लेते हैं वैसे। और देता हूं, जैसे L बराबर है आपका 2, तो बच्चों L बराबर 2 रखेंगे तो ml कितना आएगा, तो ml की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, ml बराबर होंगी तो 5, लेकिन कौन कौन सी 2 से +2 तक होंगी। 2 रखेंगे तो -2 से +2 तक, तो -2 -2 से स्टार्ट होंगे, -2 -1 0 1 2। और डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, 2 और इधर आ जाएगा आपका माइनस। डायग्राम ये रहा, इस टाइप से डायग्राम बीच आप में बना भी तो सकते सर हो जाएगा L = 2।
आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, जैसे लिखना है वैसे लिख दो, रटने वाली कोई बात नहीं। तो सर तुरंत -1 नीचे था, +1 ऊपर था सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैं अलग से बना देता हूँ, तुरंत घबरा जाते हो, नो टेंशन, टेंशन मत लिया करो, ऐसे था। नोट्सों में ऐसे होगा, जितने बनाने हैं उतने बना सकता हूँ, नोट्सों में ऐसे था। उसमें वैल्यू यहाँ रखी थी, सारी की सारी वैल्यू, थोड़ा जल्दी आया करो साक्षी, सारी की सारी वैल्यू यहाँ लिखी थी। ये लिखा होगा आपका ml बराबर +2, ml बराबर +1, ml बराबर 0, ml बराबर -1, ml बराबर -2। यहाँ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे क्या था वो कि वैल्यू चेंज करने से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। यहाँ जो भी थे एल बराबर 2, 1, 0, जो भी लिखना है यहाँ एल बराबर था 0 या 1, 2, -1, -2, जो लिखना है वो लिख दो, या 2 था तो 2 लिख देंगे बस, केवल एल बराबर 2 के लिए था तो एल बराबर 2 लिख देना, या लिखना है एक एल बराबर 2 लिख देना, एक लिख देना कोई भी। ओरिएंटेशन को एक्सप्रेस करना है तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद किसके लिए निकालिए, एल बराबर 2 के लिए, ये लो एल बराबर 2 मैंने यहाँ लिख दिया, बस हो गया। ठीक है, तो एक चीज ये पूछा था, ml की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एल की किसी भी वैल्यू के लिए, तो वो फॉर्मूला था ml बराबर 2l+1। उसके बाद ये ओरिएंटेशन का ग्राफ आप बना के आते हो, कोई भी एक या दो बना देना, ml की वैल्यू जैसे सपोज करो मैंने l इक्वल टू 1 के लिए बनाया और 2 के लिए बनाया, बस हो गया काम, और कोई दिक्कत नहीं। तो ml को आप इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये बच्चों का कंफ्यूजन था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अब कोई और डाउट है तो वो भी पूछ लेना मेरे से, वो भी बता दूंगा। और सिद्धार्थ आपको मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा इनसे अलग है ना, आपके इन नोट्सों से बाहर है, किसी और हाँ क्लास का सर, हाँ होगा। सर। तो वो मेरे को कॉल कर लेना, जस्ट क्या टाइम ही नहीं मिल पाता यार, 10 बजे अरे फ्री कोई होता बात हूँ। नहीं सर। चलो अब करते हैं स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, अब समझना आप लोग। स्टर्न गर्लक दो साइंटिस्ट थे, ध्यान से सुनना पूरा। दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों साइंटिस्ट ने 1921 में एक एक्सपेरिमेंट पहले सोचा कि ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर 1921-22 तक उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, क्या सोचा उसने? स्टर्न और गर्लक दोनों साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के चक्रण की अवधारणा की पुष्टि की, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की अवधारणा की पुष्टि की। अब इसका मतलब क्या है, पूरा सुनना, आप तो 100% समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की अवधारणा की पुष्टि की, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन को एक्सप्लेन किया स्टर्न और गर्लक ने, और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया। कैसे किया, क्या किया, वो सुनते जाएं। स्टर्न और गर्लक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, वो स्पिन के या किसी एटम के स्पिन होने के कॉन्सेप्ट को प्रूव किया था कि जो एटम होता है, अगर आप उस एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो स्पिन मोशन होता है, मेनली ये प्रैक्टिकल था उसका।
कि यदि किसी परमाणु को या किसी कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, तो उसमें जो चक्रण उसकी जो गति होती है वो चक्रण गति होती है। कैसी होती है? चक्रण गति। किसी भी एटम को, किसी पार्टिकल को, किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो स्पिन होता है। ऐसे समझ लो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन को, चक्रण की अवधारणा की पुष्टि किसने की थी? 1921 में स्टर्न और गर्लक ने, दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे, दोनों के दोनों। अब क्या था एक्सपेरिमेंट में? बच्चों सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने लिया था एक इलेक्ट्रिक ओवन। अभी डायग्राम बनाऊंगा। एक इलेक्ट्रिक ओवन जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत भट्टी। एक बार मैंने बोल दिया था ऐसे ही, क्लास ले रहा था ऑफलाइन, और गर्ल्स बैठती हैं, गर्ल्स आगे बैठती है और बॉयज पीछे बैठते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा ये विद्युत भट्टी। तो उसने विद्युत तो सुना नहीं, भट्टी भट्टी सुन लिया। तो उसने कहा सर आप बोल कैसे रहे हो? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला आपसे। कह रहा आप कहते रहे हो भट्टी। मैंने कहा आपसे थोड़ी ना कहा है, मैं तो विद्युत भट्टी कह रहा हूँ, पूरा तो सुना ही नहीं आपने। तब से मैंने इलेक्ट्रिक ओवन स्टार्ट कर दिया कहना, विद्युत भट्टी नहीं कहता। तो चार चीजें ली जाती हैं। लगता है सर उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी तो उसने अपने पे ले ली। नहीं वो बढ़िया लग रही थी, अच्छी हेल्थी थी, तो उसने सोचा कि ये हेल्थी लड़की थी। अब ऐसा संयोग फंसा कि लड़की भी मोटी सारी थी और मैंने इधर भट्टी भी बोल दिया। तो उसने सोचा कि घरों में बोलते ना मोटे मोटे व्यक्ति को बोल देते हैं, तो उसने सोचा ये मेरे से कह रहे हैं। और घर में कहा होगा उसने उसी को देख के सर, उसी को देख के सामने से। तो चार चीजें लेते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन जिसको बोलते हैं विद्युत भट्टी, पहला। दूसरा लेते हैं स्लिट, स्लिट्स। और तीसरा लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं। और फोर्थ होता है आपका स्क्रीन, पर्दा। पहला कौन सा होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक ओवन ही लिखूंगा, विद्युत भट्टी नहीं लिखूंगा। स्लिट हो गया, इसको लिख दूंगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और स्क्रीन मतलब पर्दा। ये चार चीजें ली थी स्टर्न और गर्लक ने। डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको सारी चीजें थोड़ा सा बता दूं, जिससे क्या है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बच्चों इलेक्ट्रिक ओवन जो रहता है, विद्युत भट्टी, उसका यूज हम तभी करते हैं जब हमें किसी चीज को हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है। तो यहाँ भी वही काम होगा अभी। तो हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर गर्म करने के लिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक ओवन का यूज किया है। हाई टेम्परेचर पर हमें किसी को यहाँ गर्म करना है किसी को मतलब यहाँ से जो चीज है वो, हाई टेम्परेचर पर हमें किसी को गर्म करना है, इसके लिए हम यहाँ इलेक्ट्रिक ओवन का यूज करेंगे, विद्युत भट्टी का उपयोग करेंगे, पहली चीज। दूसरा, स्लिट्स का यूज इसलिए किया है कि स्लिट से जब भी कोई लाइट पास होती है, कोई इलेक्ट्रॉन बीम पास होता है, वो थिन हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और यूनि डायरेक्शनल हो जाता है। जब भी हम किसी स्लिट से किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को गुजारते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पुंज आपका तेज गति से चलने लगता है, यूनि डायरेक्शनल, एक दिशीय हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। थिन एंड फाइन इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त करने के लिए स्लिट का यूज करते हैं। दो चीजें। सर वेग कैसे बढ़ जाता है? अभी बताऊंगा आपको। फिर क्या है? तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे होता है, देखो चलो बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक बड़ा सा होल ले लिया, इतना बड़ा, इतना बड़ा, तो वहां से जैसे लाइट पास होगी तो लाइट के डिफ्रैक्टेड होने के, मतलब विवर्तित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप मोटा सा कोई होल ले लिया आपने, तो वहां से लाइट के विवर्तित होने के जो चांसेस हैं, डिफ्रैक्टेड होने के जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। और अगर उसी को बहुत पतला ले लिया तो वो सीधा जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, और तो ऐसा लगेगा कि स्पीड उसकी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो कहीं भी डिफ्रैक्टेड नहीं होगा। जैसे कि लेजर लाइट होती है ना, लेजर वो लेजर लेजर यूनिडायरेक्शनल जाती है।
तो वो कहीं डिवाइड नहीं होती, कोई डिफ्रेक्टेड नहीं होती, क्योंकि उसको मीडियम ज्यादा मिल ही नहीं पाता है, तो वो सीधी हो जाती सर है। ऐसा लगता है कि बढ़ गई है, वैसे 3 लाख जो रहती है उससे ज्यादा होती नहीं है ना स्पीड। ज्यादा नहीं होती है, माइनर डिफरेंस रहता है, लेकिन बोलने में तो यही बोलना पड़ता है कि उसकी स्पीड थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई हो, जल्दी आ गया प्रकाश हमारे पास, ऐसा बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो थिन और फाइन इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त करने के लिए एक दिशीय इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करने के लिए स्लिट का उपयोग किया जाता है। अगला आता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई पार्टिकल कोई गुजरता है तो उस पर एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। उसका फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू बी। ध्यान से सुनते जाना सभी बच्चे, क्योंकि थोड़ी पुरानी बातें इसमें यूज होती है। F बराबर होता है m इंटू बी। सुनना ध्यान से, जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को या किसी कण को हम चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है F बराबर एम बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है F बराबर क्यू ई, विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो कितना लगता है क्यू ई। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो F बराबर एम बी। एम होता है यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ, मास नहीं है ये, क्या होता है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। जो मैग्नेट होता है उसके दोनों की पोल की जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। एम यहाँ पर एम की जगह मैं एम डैश ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ एम डैश, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एम की जगह एम डैश ले लिया, एम डैश यहाँ ध्रुव सामर्थ्य है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू को क्या होता है चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्यू की जगह यहाँ आता है ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ, और ई की जगह आता है बी। बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य होता है। ठीक है, अब इसका भी क्या रीजन है वो सब बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम जब पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन बीम को या किसी को मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा F बराबर एम डैश इंटू बी। और लास्ट होता है स्क्रीन। स्क्रीन पर हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी जो आपको पैटर्न देखना है उस पैटर्न को हम क्या करते हैं स्क्रीन पर देखते हैं। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है सारी चीजें वो कहाँ देखते हैं, अपन स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन से, विद्युत भट्टी से। बच्चों इसमें जो गर्म किया जाएगा वो सिल्वर मेटल को लिया था उसने, किसको, सिल्वर को। सिल्वर धातु को किसके अंदर गर्म किया था, इलेक्ट्रिक ओवन यानी विद्युत भट्टी के अंदर। सिल्वर को लेने का एक मेन रीजन ये था कि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, गलनांक, वो कम रहता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, गलनांक जो रहता है वो कम रहता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। ये रीजन रहा था सिल्वर को लेने का। तो इसने क्या किया, सिल्वर को लिया और उसमें विद्युत भट्टी में इलेक्ट्रिक ओवन में रख दिया। अब वो हाई टेम्परेचर पर क्या होने लगा, गर्म होने लगा। तो जब वो गर्म होता है, सिल्वर के अंदर रहते हैं कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेके चलने लगे अपने बाहर। इलेक्ट्रिक ओवन को इस तरीके से बनाया था, मैंने बताऊंगा अभी आपको कैसे बनाया था। ऐसे बनाया था, इस तरीके से रास्ता भी दे दिया इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। तो यहां से निकलने लगे आपके इलेक्ट्रॉन भी। आगे चल के लगी रहती है दो स्लिट, एक S1 और दूसरा यहाँ लगा दिया आपका S। दोनों स्लिट से पास हुआ इलेक्ट्रॉन बीम। तो स्लिट से पास होगा, आपको मालूम है थिन यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, एक दिशी हो जाएगा, सीधा चलने लगेगा। ये दो तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक ओवन काय के लिए यूज किया है, सिल्वर धातु को गर्म करने के लिए, सिल्वर मेटल को हीटेड करने के लिए, गर्म करने के लिए हाई टेम्परेचर पर। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो वहां से निकलने लगेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का बीम निकलने लगेगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पुंज निकलने लगेगा। कहां से पास करेंगे, स्लिट से पास करेंगे, तो एक दिशी हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। आगे लगा रहता है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है समांगी चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है असमांगी चुंबकीय क्षेत्र।
हाँ सिल्वर ही लेंगे हमेशा, क्योंकि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कम होता है, और उसने भी सिल्वर ही लिया था, है ना। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कम होता है। ये रीजन मैंने बताया आपको, कहीं लिखा विखा नहीं है बुक वगैरह में, ना नोट्स में लिखा होगा, लेकिन आप याद रखें कि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक क्या होता है, कम होता है, इसलिए सिल्वर को लिया था। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, समांगी और असमांगी। देयर आर टू टाइप मैग्नेटिक फील्ड, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड का इसने यूज नहीं किया था, किसका यूज किया था, नॉन होमोजीनियस का। क्यों किया था वो बताता हूं आपको। देखो होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें जो पोल होते हैं, जैसे मान लो ये दो पोल हैं, वो आपको एक जैसे देखेंगे, ऐसे ये और ये एक जैसे दिखेंगे, दोनों एक जैसे। और होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से जब हम किसी इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन बीम पर जो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आपको मालूम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है, प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन बीम पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण इलेक्ट्रॉन बीम पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा और मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा, मतलब वो जाके सीधा पर्दे पर टकराएगा, सीधा, न इधर जाएगा न इधर जाएगा। स्पिन मोशन के लिए मैंने अभी आपको ओरिएंटेशन बताया था इस टाइप से, या ओरिएंटेशन बताया था इस टाइप से। बच्चों एम एस बराबर, जो मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था, एम एस बराबर एस कोस थीटा, एस कोस थीटा। ये इसके लिए भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ऐसे ही मिलता है, ऐसे एस की वैल्यू 1/2 और एस की वैल्यू -1/2। नहीं भाई, एस की वैल्यू तो फिक्स है 1/2, एम एस की दो वैल्यू हो जाती है, कौन कौन सी, एक होती है cos थीटा -1 रखेंगे तो -1/2, और एक होती है +1/2। तो स्पिन मोशन के लिए भी यहाँ एम एस लिख देता हूँ, एम एस बराबर 1/2 और एम एस बराबर -1/2। तो बच्चों स्पिन मोशन के लिए भी ऐसे ओरिएंट, ऐसे होना चाहिए, आपका जो ग्राफ है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये होगा दो डायरेक्शन मिलना चाहिए, तब जाके मोशन कैसा होता है, स्पिन होता है। कैसा, स्पिन। ऐसे कभी नहीं होता है स्पिन। अगर मैं किसी ग्राफ को ऐसे बना दूं, ऐसे, और आपसे कहूँ स्पिन मोशन हो गया क्या, आप कहोगे नहीं गलत है। स्पिन के लिए ये दोनों चीजें होना चाहिए, जैसे आपको अभी ग्राफ में समझाया था मैंने। खैर इसको बाद में डिस्कस करते हैं, चलो। तो क्या है कि जैसे होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से आपने पास किया इलेक्ट्रॉन बीम को, तो दोनों फोर्स लगाएंगे, नॉर्थ वाला लगाएगा साउथ वाला लगाएगा, तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे उस पर, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। नॉर्थ पोल के कारण जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, और साउथ पोल के कारण जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा, सीधा जाएगा पर्दे पर ऐसे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। एक चीज। दूसरा, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से अगर पास करोगे तो नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होगा। मान लो कैसे ही बोल रहे हैं, एक शेप ऐसा हो गया, ऐसे डाय बनाऊंगा अभी मैं, एक ऐसा हो गया ये लो, और एक ऐसा हो गया, अलग अलग शेप हो गया। अभी बनाऊंगा, वैसे अभी तो ऐसे समझा। तो दोनों के शेप अलग अलग हो गए, नॉर्थ पोल अगर अलग दिखेगा, साउथ आपका अलग दिखेगा। और नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से जब किसी इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं तो वो दोनों फोर्स लगाएंगे, लेकिन जिनका उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम। अब किसका ज्यादा किसका कम वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों में से किसी का, एक का ज्यादा होगा एक का क्या होगा, कम होगा। तो नेट फोर्स आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन बीम को लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बीम या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। अभी और बताएंगे उसको। और स्क्रीन वाला एक बार और जल्दी से सुना देता हूँ हिंदी में, फिर डायग्राम पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक असमांगी। समांगी चुंबकीय क्षेत्र वह होता है जिसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन पुंज को उससे गुजारते हैं तो
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों उस पर बल लगाएंगे और दोनों बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है और साउथ पोल के कारण जो डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मानी जाती है। तो जैसे बल लगेगा दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उनको पार्श्विक विस्थापन नहीं मिल पाएगा, वो सीधा जाएगा पर्दे पर टकराएगा। दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो सीधा जाएगा पर्दे पर टकरा जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं असमांगी चुंबकीय क्षेत्र की, उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों के कारण जो फोर्स लगेंगे वो अलग अलग होंगे और इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पुंज जब उससे गुजरेगा तो उसको कुछ ना कुछ पार्श्विक विस्थापन मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम से समझाता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, इसलिए क्या है पहले समझा दिया। चलो डायग्राम बना देखो। सबसे पहले लेंगे इलेक्ट्रिक ओवन। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोट्स तो मैं भेजता ही हूँ। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार हम थोड़ा थोड़ा लिखते रहे ऐसे ही कुछ चीजें याद रखने के लिए, तो लिखते रहा करो। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक ओवन, विद्युत भट्टी, सोर्स भी बोल देते हैं, कई सारी बुकों में सोर्स भी लिखा रहता है इसलिए मैंने एस लिख दिया। ठीक है, सिल्वर को इसके अंदर गर्म किया, तो सिल्वर को गर्म करेंगे तो यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ लगे रहते हैं स्लिट, ऐसे लगा दो, S1 एक स्लिट हो गया और S2 दो स्लिट हो गए। S1 S2 दो स्लिटों से अगर आप इलेक्ट्रॉन बीम को पास करोगे तो वो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, एक दिशा, क्योंकि दो लगा दिया, एक दिशा हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। फाइन इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगा, यहाँ से थिन इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगा, पतला मिलेगा आपको। ये सीधा पतला भी जरूरी है यार प्राप्त करना, उसका कारण भी अभी मैं बताऊंगा, आप डेरिवेशन कराऊंगा। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ है आपका नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, असमांगी चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सोच रहे होगे मैं एक जैसा क्यों बना रहा हूँ, अभी मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का। अभी तो मैंने एक जैसे बना दिए हैं, यहाँ थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए NH। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा और आपका कहाँ टकराएगा, स्क्रीन पर। अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो अगर ये होमोजीनियस होता तो आपका केवल यही टकराता, इस पॉइंट पर टकराता, और नॉन होमोजीनियस है तो कहीं यहाँ यहाँ या वहां मिलता कहीं। नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है मैग्नेटिक पोल की, तो मैग्नेटिक पोल है इधर बना दो वहां बन जाए। चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं मैग्नेटिक पोल वो अलग अलग शेप के होंगे, मान लो एक ऐसा शेप, ये मान लो N है और दूसरा आपका मान लिया S। ये आ गया आपको, ऐसा ये S हो गया, आप जैसा शेप लेना चाहें। N और S दो हो गए आपके, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों क्या होंगे, अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग आकार के होंगे। अब क्या होता है, ये हो रहा है डायग्राम कि यहाँ से यहाँ आपने सिल्वर को गर्म किया है, वहां से निकला है इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेगा, दोनों स्लिट से पास करोगे S1 S2 से, तो वो फाइन हो जाएगा, थिन हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, एक दिशी हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज बोल सकते हैं इसको। और यहाँ लगा रहता है आपका नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, असमांगी चुंबकीय क्षेत्र। मैंने वैसा नहीं लगाया है, आप अलग से बना के आएंगे, ऐसा लगाएंगे तो डायग्राम और दिखेगा आपको, आप अलग से बना देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटेगा आपको। तो यहाँ असमांगी चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो आपको जो इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा या इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्टेड होगा वो या तो इधर होगा या फिर उधर होगा। लेकिन अगर यही होमोजीनियस हुआ तो आपका यहाँ हो जाएगा। बनाने आपको सब कर लेंगे, ये वाली अब बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप जरा ये छोड़ यार। होमोजीनियस अगर होता, समांगी अगर होता तो यहाँ आता, और नॉन होमोजीनियस है तो आपका इधर आ जाएगा। ये है आपका डायग्राम, ठीक।
इस पूरे डायग्राम को वैक्यूम के अंदर रखना है आपको, वैक्यूम चेंबर के अंदर। वैक्यूम चेंबर के अंदर इसलिए रखा जाता है कि बाहर से जो अदर पार्टिकल्स वगैरह हैं या एनवायरनमेंट है उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। इसको पूरे को कहाँ रखेंगे आप? वैक्यूम चेंबर के अंदर रखेंगे, निर्वातित कोष्ठ के अंदर रखेंगे पूरे को, ठीक है। ये चलो, सर समांगी का क्या मतलब है कि दोनों तरफ एन होंगे सर या एस होंगे? नहीं, दोनों तरफ एक तरफ एन होगा, एक तरफ एस होगा, एक तरफ एन होगा, एक तरफ एस होगा। देखो ये रहा समांगी, एन ऐसा बना दिया और एस भी ऐसा बना दिया, ये दोनों एक जैसे ही बनाए मतलब। अब मान लो यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन बीम, तो उस पर फोर्स लगेगा, ये भी लगाएगा फोर्स। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने ये मान ली, सपोज कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये फोर्स लगाएगा इस पर कितना, F बराबर m डैश b, और ये भी लगाएगा F बराबर m डैश b, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और ये सीधा कहाँ टकराएगा? स्क्रीन पर। डिफ्लेक्ट नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आने के बाद ये विक्षेपित नहीं होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। ये हुआ होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है ये वाला फोर्स अलग होगा और ये वाला फोर्स अलग होगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा या तो इधर या इधर। अब वो डेरिवेशन करा रहा हूँ तब बताऊंगा। सर जैसा इसके बाहर बना है वैक्यूम के बाहर सर, ऐसा हाँ ये वैक्यूम के बाहर बना है एन और एस इस प्रकार से? हाँ, ये इस प्रकार, ये नॉन होमोजीनियस इस प्रकार से। सर लाइट स्क्रीन पर 2 जगह मिलेगी? हाँ, कौन सी जगह? ये और ये हाँ, यहाँ पर, 2 बिल्कुल पॉइंट पे मिलेगी। बिल्कुल। उसका रीजन भी बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले ये बता दो इनमें कोई दिक्कत हो वो तो पूछ लो, जो भी मन में डाउट हो, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इलेक्ट्रॉन बीम इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा, है कोई डाउट किसी को? नहीं है? चलो स्टार्ट करो, ठीक है। देखो अब आप इस डायग्राम को याद रखेंगे सब बच्चे, मैं मिटा देता हूँ, आप लोग याद रखना है ना। तो यहाँ पर जो मेन तो काम मैग्नेटिक फील्ड का ही है, चुंबकीय क्षेत्र का। और मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा लेना है? नॉन होमोजीनियस, असमांगी चुंबकीय क्षेत्र। नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो सुनो। नॉन होमोजेनियस का मतलब देखो, ये रहा नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, ऐसा कुछ दिया था मैंने। अभी यहाँ जैसा बन जाए, ये कंफ्यूज मत होना कैसा दिया है कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा बना, ठीक है। ये रहा नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग लगेगा, नॉर्थ के कारण अलग और साउथ के कारण अलग लगेगा, एक चीज। दूसरा, यहाँ देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से कहाँ की तरफ चलती है? साउथ की तरफ चलती है, ऐसी चलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन होमोजीनियस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह आपका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है, असमांगी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। अगर होमोजीनियस होता तो हर जगह समान होती, सेम होती। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है? बी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? बी है। बच्चों यहाँ नहीं होगी बी, यहाँ नहीं होगी, कितनी होगी? कितनी होगी? बी माइनस। नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने ये मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। तो बी यहाँ होगी, तो बी माइनस कितनी?
उसके बाद देखो, मान लो मैंने ये मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बाई दिशा में है। कोई भी एक डायरेक्शन तो रखनी पड़ेगी ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मान ली, बाई डायरेक्शन में, और बाई डायरेक्शन में ही मानना। उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रहा है सीधा, तो वो एक्स में आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ माननी पड़ेगी, बी बाई में। और बाई में मानोगे तभी आपको जो नेट फोर्स है वो अलग अलग मिलेगा, या नेट फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। एक चीज बता दूं आपको, एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है लॉरेंज फोर्स, या किसी लेंथ के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है बी क्यू बी साइन थीटा। या मान लो किसी वायर की लंबाई मालूम है आपको, तो उसके कारण फोर्स लगता है बी आई एल साइन थीटा। कुल मिला के साइन थीटा आता था उसमें, कितना आता था, साइन थीटा। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं लेते हो इलेक्ट्रॉन बीम की, तब भी नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा के लिए याद कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर ली जाती है। हाँ, परपेंडिकुलर। तो मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रॉन आपका एक्स में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेना पड़ेगा आपको, बाई में लेना पड़ेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगता है लॉरेंज फोर्स, बी क्यू बी साइन थीटा, और थीटा अगर 90 होगा तो फोर्स लगता है। तो हमने मान ली वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाई डायरेक्शन में। ठीक है, कहाँ है, बाई डायरेक्शन में। मान लिया बच्चों के नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र वो बी है। साउथ पर उसकी वैल्यू मान लो धीरे धीरे नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज कितनी हो जाएगी, तो बी माइनस कितनी डिक्रीज होगी, डीबी अपॉन डी वाई। बी माइनस ये समझ लो, बस हो गया काम आपका। बी माइनस डीबी अपॉन डी वाई इंटू 12 cos थीटा। अब आप सोच रहे हो ये कैसे आया, बताता हूँ आपको। देखो, जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, वो डायग्राम जो इलेक्ट्रॉन बीम में ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर या फिर इधर, इधर या फिर इधर। मान लो वो डिफ्लेक्ट हो गया, उसका ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, मान लो सपोज करो ऐसे ले लिया मैंने, किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, किसी कोण पर विक्षेप हो गया। बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा था ना ऐसे, वो एक वो एक लेंथ की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा, चुंबकीय ध्रुव की द्विध्रुव की तरह काम करेगा, चुंबकीय रेखा की तरह काम करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रहा था, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था और फिर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में डिफ्लेक्ट हुआ है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल आप उसको एज्यूम कर सकते हो, एक चुंबकीय द्विध्रुव मान सकते हो उसको। क्या मान सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। क्यों, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने के बाद डिफ्लेक्ट हुआ है। कैसा हुआ, डिफ्लेक्ट यानी विक्षेपित हुआ है, तो आप इसको चुंबकीय द्विध्रुव भी मान सकते हैं। इसकी लंबाई रहती है फिक्स 12। मैग्नेटिक डाइपोल मान लिया आपने इसको, ये डाइपोल की तरह वेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा डाइपोल की तरह वेव कर रहा है, ये आपने मान लिया। तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 12 होती है। ठीक, ये रहा मान लो एन पोल, सॉरी एन पोल, और ये रहा आपका एस पोल। ये है आपका एन पोल और ये रहा आपका एस पोल। दो पोल होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल में। हमने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड से यानी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरा, पास हुआ, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वेव करने लगा, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह। तो उसका एन पोल मान लो ये मान लिया, एस पोल ये मान लिया। अब एन पोल के कारण जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर मानी है आपने, बाई में मानी, किधर मानी है, बाई में। तो फोर्स कितना लगेगा, एफ बराबर एम डैश और बी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, बी, एम डैश बी, कितना, एम डैश बी। साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ। एफ बराबर एम डैश, एफ वन लिख देता हूँ, एफ टू लिख देता हूँ, एम डैश, एम डैश पूरा का पूरा ये बी माइनस का डीबी अपॉन डी वाई इंटू 12 cos थीटा, इतना फोर्स लगेगा। अब ये आया कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतना आया कैसे, वो सुन लो जरा ध्यान से। हमने ये मान लिया कि नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है और साउथ पोल पर इसकी वैल्यू कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है।
मान लो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको ये रहा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की तरह माना है, बाई में माना है ना, तो ये बाई में माना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली वो डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। अभी लोगे तो भी थीटा, कहीं भी ले लो, थीटा एंगल बना रही है। इस डाइपोल के साथ इस द्विध्रुव के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। ठीक, उसके बाद देखो बी यहां था, यहां पहुंचोगे तो कम होगा तो बी माइनस लगा दिया, कितना कम होगा, अगर मैं मान लो बी माइनस डी अपॉन डी वाई लिखता, केवल डी अपॉन डी वाई, तब भी देखो यूनिट प्रॉपर्टी से करेक्ट नहीं हो रहा है। बी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन बाई लिखा हुआ है, यूनिट प्रॉपर्टी से तब भी करेक्ट नहीं हो रहा है। तो बी माइनस कितना कम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कितना हुआ, एन से लेकर एस तक, एन से लेकर एस तक कितना चेंज हुआ, डीबी अपॉन डी वाई, कितना चेंज हुआ, डीबी अपॉन डी वाई, इंटू लेंथ का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना लेंथ आ जाएगा, ये कितना है थीटा, ये कितना है आपका 12, कितना है 12। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये, बस मुझे इसी से मतलब है, कितना कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये है 12 और ये आपका कितना हो जाएगा 12 cos थीटा, यहाँ ले लेता हूँ 12 cos थीटा। मैंने आपको बताया था कोई भी रिजल्टेंट ये मान लो 12 आपका डाइपोल का रिजल्टेंट है, किसी एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, मान लो इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका कंपोनेंट आएगा cos थीटा और दूसरा वाला कंपोनेंट आता है sin थीटा। जैसे दूसरा मान लो इधर मिल गया sin थीटा, लेकिन उसको मेरे को उससे मतलब भी नहीं है, कितना आ जाएगा 12 cos थीटा। तो कमी कितनी आ जाएगी, बी माइनस का डीवी अपॉन डी वाई तो आना ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो चेंज हो रहा है टाइम के वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड माना है, तो डीवी अपॉन डी वाई। और लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी आपको इसकी 12 cos थीटा, इसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी आपको 12 cos थीटा। एक बार फिर सुने, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र बी, जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, कितना चेंज होगा, पाई के रिस्पेक्ट में डीवी अपॉन डी वाई, डीवी अपॉन डी वाई। लेकिन आपको लेंथ भी तो देखनी पड़ेगी यहां से यहां तक। अगर मान लो मैंने पोल को पास में रख दिया, पोल को पास में रख दिया तो कम चेंज हो सकता है, पोल को दूर रख दिया तो ज्यादा चेंज हो सकता है। भाई समझिए आप, जैसे मान लो आप कमरे में बैठे हो और मान लो एक एंड पर आप बैठे हो और दूसरे एंड पर आपको जाना है, मैंने ये बोल दिया कि जैसे जैसे आप जाओगे तो आप में चेंज होता जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप गए तो आप में चेंज होता गया होता गया होता गया, लास्ट एंड तक पहुंचे, आप में जो भी चेंज निकला। अब एक बच्चा मिडिल में बैठा हुआ है, मैंने उससे कहा आप भी दूसरे एंड तक जाओ, तो वो भी दूसरे एंड तक गया, तो उसमें भी सेम चेंज हो रहा है, लेकिन वहां तक जाने में उसके चेंज में और आपके चेंज में डिफरेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से वहां तक गए हो, एक एंड से दूसरे एंड तक, और वो मिडिल में से वहां तक गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ लेंथ का फर्क तो पड़ता है, मैग्नेटिक पोल को आपने कितनी दूरी पर रखा है उसका फर्क जरूर पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। तो वही मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ बी है, यहाँ तक आओगे तो चेंज हो रहा है, तो डीवी अपॉन डी वाई इसमें चेंज हो गया, इंटू में लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 cos थीटा, और लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, आप इसको देखो, ये रिजल्टेंट है आपका 12, आपको किधर चेंज मिल रहा है इधर, तो ये कितना आ जाएगा 12 cos थीटा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 12 cos थीटा, क्योंकि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, या ये वाली जो एक्सिस है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। कहीं भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे तब भी थीटा होगा, तो कितना चेंज आ जाएगा, कितनी लेंथ आ जाएगी 12 cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आया बी माइनस डीवी अपॉन डी बाई 12 cos थीटा, तब जाके F2 बराबर आपको ये मिलेगा। ये है मेन कॉन्सेप्ट। बताओ दिक्कत है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ू। जो इलेक्ट्रॉन बीम था आपने उसको एक मैग्नेटिक डाइपोल मान लिया, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने के बाद उसी हिसाब से डिफ्लेक्ट हुआ है, उसी हिसाब से चला गया है। मान लो वो ऊपर की तरफ चला गया, ऐसे ऊपर बल ज्यादा लग रहा है नीचे बल कम लग रहा है मान लो,
तो वो ऊपर की तरफ चला गया सपोज कर। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और इसकी लेंथ आपने निकाल दी। ये आ गया फोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स परिणामी बल कितना आ जाएगा? F बराबर F1 ऊपर है, F2 नीचे है, दोनों को माइनस कर दो एक दूसरे को। F1 बड़ा है, F2 छोटा है, क्योंकि B में से माइनस हो रही है कोई चीज, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। F बराबर F1 कितना है? M डैश B। F2 कितना है आपका? M डैश B माइनस dV अपॉन dy इंटू 2L cos थीटा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा? देखो माइनस माइनस का M डैश B, तो M डैश B से M डैश B कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख दूं? dV अपॉन dy इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें M डैश 2L cos थीटा। देखो M डैश का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का M डैश B कैंसिल हो जाएगा, माइनस M डैश का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, M डैश को इधर लिख दिया। M डैश इंटू 2L होल स्ट्रेंथ, और 2L मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी जो लेंथ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के याद कर लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? Q इंटू 2L होता था कि नहीं होता था? विद्युत द्विध्रुव का Q इंटू 2L। Q की जगह इसमें क्या आता है? M डैश। 2L की जगह 2L। तो M डैश इंटू 2L बच्चों किसके बराबर होगा? कैपिटल M के बराबर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ लिखेंगे F बराबर dV अपॉन dy इंटू M डैश इंटू 2L कितना आ जाएगा? M इंटू cos थीटा। M cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का क्षैतिज घटक। चुंबकीय आघूर्ण का क्षैतिज घटक cos थीटा का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको मान लिया मैंने dV अपॉन dy इंटू इसको मान लिया M डैश, मान लिया, तो F बराबर इतना आ गया, वेयर M डैश बराबर M cos थीटा। तो F आ गया बच्चों। F आ गया तो इसके बाद अपन क्या निकाल सकते हैं? एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। चलो मिटाता हूं उधर से, मिटाते हैं। जो मुझे निकालना है वो बताने वाला हूं, हटा देता हूं सर। चलो अब मैंने क्या बताया था? एक्सीलरेशन निकालना है मुझे, मैं दौरान। तो देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू m होता है। तो A इक्वल टू कितना? F अपॉन m, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो A इक्वल टू F ये रहा dV अपॉन dy इंटू m डैश अपॉन स्मॉल m। ए आ गया। मैंने ये मान लिया कि जब आपका इलेक्ट्रॉन बीम चल रहा था, जब इलेक्ट्रॉन बीम चल रहा था तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड था, मान लो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी लेंथ मान ली L है। कितनी है? कैपिटल L। उसकी लेंथ मान ली कैपिटल L है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड था यानी चुंबकीय क्षेत्र था, उसकी लेंथ कैपिटल L मान ली। और मैं इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आया, तो जैसे ही यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है भाई। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? लेंथ के बराबर, और वेलोसिटी मान लो v है भाई। मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी तो एक लेंथ होगा कि कहाँ तक फैला हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक फैल जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी लेंथ क्या है? L है। तो T इक्वल टू L अपॉन
बस उसके बाद आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y की जगह आ जाएगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को आप y लिखना चाहते हैं तो y की जगह y लिखो। y डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड था। u इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमेशा 0 होता है। 1/2 a की जगह क्या लिखेंगे, dv अपॉन dy कैपिटल m डैश अपॉन m, और t की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल L अपॉन। तो ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया कि कितना डिफ्लेक्शन आपको मिलता है, कितना डिफ्लेक्शन आपको मिलता है। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड था, असमांगी चुंबकीय क्षेत्र था, तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। आपने ये मान लिया कि नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो बी है, तो साउथ पोल पर बी तो नहीं हो सकता, ये तो पहले से ही क्लियर है। साउथ पोल पर बी से कम होगा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बी से ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन सा पोल आपका स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कौन अच्छा बना रहा है। तो मान लिया कि साउथ पोल तक जाते जाते आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी था, साउथ पोल तक कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ा नॉर्थ से, फिर आगे बढ़ा तो चेंज होता गया। लेकिन जो साउथ है और वो किस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में। किधर है, बाई डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को आपने कौन सी डायरेक्शन में माना है, बाई बाई में। तो साउथ तक गए आप मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में, चेंज आता गया। चेंज मान लिया डीवी अपॉन डी वाई। लेकिन बच्चों चेंज भी तो लेंथ पे डिपेंड करता है। पता चला आप मिड में से कहीं जा रहे हो और एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हो, तो चेंज में अलग अंतर आता है। तो चेंज में लेंथ का मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ता है। तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 12 cos थीटा में। 12 cos थीटा का ही क्यों किया, क्योंकि मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल के साथ एक एक्सिस, जो एक रिजल्टेंट एक्सिस है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो वहां केवल कॉस कंपोनेंट मिलेगा। कॉस जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो कॉस से ही बनाता है। तो ये वाली जो एक्सिस थी वो कॉस कंपोनेंट बना रही थी आपका, कितना कॉस। कहीं भी एंगल ले लो आपकी मर्जी, वो कॉस थीटा बनाएगी। तो कॉस थीटा बना रही, तो लेंथ पूरी कितनी होगी, ये 12 थी, यहाँ 12 cos थीटा मिल गई आपको। तो 12 cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दी। 12 देखो कुछ चीजें तो क्या होती हैं, यूनिट प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो जाती हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे को नहीं आया, मान लो उसने गलती से ये लिख दिया b माइनस डी अपॉन डी वाई, बस केवल ये नहीं लिखा, तब गलत हो गया ना उसका। b की यूनिट मान लो टेस्ला है, तो डी की अपॉन डी वाई की यूनिट टेस्ला हो ही नहीं सकती। तो इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी यूनिट मीटर होगी, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। मीटर से कैंसिल, टेस्ला माइनस टेस्ला। यूनिट प्रॉपर्टी से भी तो चेक कर सकते हो आप। दोनों फोर्स अपोजिट होंगे। नेट फोर्स निकाला F1 माइनस F2, F1 की जगह ये रखा, F2 की जगह ये रखा, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया m डैश इंटू 2l। ये पूरा ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी जगह लिखा कैपिटल M, यहाँ रख दिया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज घटक। तो इसको आपने m डैश लेट कर लिया शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। उसके बाद एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है त्वरण का, F अपॉन m, क्योंकि न्यूटन सेकंड में बोलते हैं F बराबर m ही होता है। F की जगह वैल्यू रखे, m रखिए। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक कमाल, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लेंथ कुछ ना कुछ होगी, कैपिटल N मान लिया। और इलेक्ट्रॉन v में से चला आ रहा है, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो आ ही रहा होगा, मान लो v वेलोसिटी से आ रहा है। तो टाइम कितना लगेगा उसको क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने में, इसको पार करने में समय कितना लगेगा, t इक्वल टू L अपॉन v। उसके बाद ये मोशन की इक्वेशन होती है, सभी को मालूम है, I बराबर ut प्लस 1/t ac dt स्क्वायर। जब भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, विक्षेपण निकालना है या विक्षेप निकालना है, तो ऐसी इक्वेशन का यूज करते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहती है किसी भी पार्टिकल की। 1/2 a की जगह वैल्यू रख दिया और t की जगह वैल्यू रख दिया। ये तो आ गया विक्षेप का फॉर्मूला। बस इतना बताएंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम क्या करेंगे, कैसे स्पिन मोशन मिलता है, एक डायग्राम बनाएंगे, और फिर आपको एक एक्सप्लेन करा भी रह गया है थोड़ा सा। डेरिवेशन हो गया और थ्योरी हो गई। अब इसका मोशन स्पिन कैसे मिला वो आपको बता देंगे, और डायरेक्शन बताऊंगा कि ऊपर कैसे मिली और नीचे कैसे मिली।
इतने में अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, चक्रण की अवधारणा की पुष्टि कैसे की, उसकी 10-8 लाइनें हैं और एक छोटा सा डायग्राम है, 1-2 डायग्राम छोटे छोटे, वो बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। देखो टफ डेरिवेशन है, थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, बाकी अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप। कोशिश करूंगा आपको। सर जाएं? बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे कंटिन्यू करें, यहाँ तक के नोट्स भेज दूंगा आपको। सर हाँ, बता रहे हैं सर इस साल मतलब थर्ड ईयर का कोर्स चेंज हो गया है, सर। कोर्स में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, वो मैं बता दूंगा क्या हुआ है। अभी तो आप आराम से पढ़ते जाएं, क्योंकि मुझे सब पता है कौन कौन सा चेंज हुआ है ना। तो आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं रेगुलर, और जो चेंज हुआ है उसको भी मैं कराऊंगा। पूरा चेंज कभी नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, माइनर। और फीस भी करवाएं,